Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था हम इवैल्यूएशन के टॉपिक की भी एमसीक्यूज जो हैं प्रीवियस ईयर के वो आज ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने ऐड किए हैं और साथ ही साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, on the basis of summative tests, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness, lifestyle evident in behavior. समेटिव टेस्ट के बेसिस पे एक टीचर, समेटिव टेस्ट क्या हो रहा है, एंड में हो रहा है, इतना आप समझ गए। एक टीचर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को एक्सेस कर रहा है, असेस कर रहा है, मेजर कर रहा है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, वेलनेस और लाइफस्टाइल। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, हाउ वेल ही इज बिहेविंग इन द क्लास और द स्कूल। इस पैमाने पे, इस क्राइटेरिया पे टीचर जो है वो बच्चे का समेटिव टेस्ट के दौरान जो है वो रिजल्ट या परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे। ये बात मैंने जो आपको समझाई ये अपने आप एक्सप्लेन करती है कि फॉर्मेटिव टेस्टिंग तो ये है ही नहीं क्योंकि पहले ही पता चल गया कि समेटिव है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक जेनरिक टर्म है इस कंटेक्स्ट में क्योंकि उसने यहाँ पे क्राइटेरियाज दे दिए हैं और मैंने आपको बताया था जब कोई कोई इवैल्यूएशन किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट हो जो पहले से टीचर ने या एग्जामिनर ने सेट कर रखे हैं तो उसे क्या बोला जाता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। तो ये इसका आंसर होगा सही, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम में आपको कोई भी क्राइटेरिया वो देता है, इस क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम कर लेता है, अगर इन क्राइटेरियाज की जगह कोई और क्राइटेरिया है या किसी और तरह का उन्होंने पैरामीटर बताया हुआ है तो भी आपका आंसर जो होगा वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होगा। आगे देखते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सा हुआ, स्टार्टिंग वाला जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है और उससे क्या होता है, एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। और रीजन में क्या लिखा है, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से अगर कंपेयर किया जाए तो समेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल होता है। देखते हैं इसका, दोनों करेक्ट हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ए सही है, रीजन गलत है, ए गलत है, रीजन सही है। जनरली इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है और आर फॉल्स है। अब क्यों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो उस प्रोग्राम की वर्थ, जो कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वर्थ बताता है कि बच्चे ने उस प्रोग्राम में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कैसे अचीव किया, उनको हेल्प करता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और ये वो इवैल्यूएशन होते हैं जो हर वीक में भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, यानी उस प्रोग्राम के दौरान कभी भी हो सकते हैं ये इवैल्यूएशन। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी पेस ऑफ लर्निंग एक्सेलरेटेड तो हो रही है। जो आपके टीचर ने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाना था अगर उसने पूरा पढ़ा दिया है और इवैल्यूएशन आपने क्लियर कर लिया है तो आप अगले लेवल का पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है, इस तरह से आपकी पेस ऑफ लर्निंग इंप्रूव हो रही है। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समेटिव से ज्यादा रिलायबल है वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वही एंड ऑफ द कोर्स में, एंड ऑफ द प्रोग्राम में ये फाइनली स्टाम्प करता है, ये बताता है कि इस प्रोग्राम के दौरान पूरे एक साल में इस बच्चे ने फाइनली क्या सीखा एंड फाइनली ही इज क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड टू गो टू द फर्दर लेवल। तो इसलिए क्या होगा, सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मैंने आपको इवैल्यूएशन के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये दो वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हायर एजुकेशन, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन दोनों ही यूनिट्स में। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है। इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन द स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट,
It replaces marks with grades. It evaluates every aspect of the student and it helps in reducing examination phobia. मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूसली एग्जाम्स हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि अगर 1 साल का प्रोग्राम है तो एंड में एक एग्जाम रख दिया और हो गया कि भाई इसको इवैल्यूएट कर दिया है बच्चे को. नहीं, हर थोड़े थोड़े पीरियड के बाद, हर अंतराल के बाद जो है वो टेस्ट होते रहेंगे, असेसमेंट्स होते रहेंगे, एग्जाम होते रहेंगे. और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, सिर्फ यानी कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ इवैल्यूएशन नहीं, वो हर एस्पेक्ट स्टूडेंट का जो कि इवैल्यूएट किया जा सकता है. उसके कॉग्निटिव स्किल्स, उसके मोटर स्किल्स, उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज, उसकी इंटर स्कूल एक्टिविटीज, उसका एकेडमिक लेवल, इसके अलावा उसके लिटरली आर्ट क्या है, राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, ओरेटर स्किल्स कैसे हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव विस्तार से उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन जो होगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो देखिए मल्टीपल टेस्ट तो उसमें होंगे, मार्क्स भी ग्रेड से आजकल रिप्लेस होने लगे हैं इस कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में, और सारे ही स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट को आप क्या करते हो, जज करते हो. लेकिन एग्जाम फोबिया रिड्यूस करने की कोई काउंसलिंग ये मेथड नहीं देता, और इसीलिए इसका आंसर है ए, बी और सी, डी नहीं है. क्योंकि बच्चों को जो एग्जाम से डर लगता है उसके बारे में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं होता. आगे देखते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर, स्टूडेंट के इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर ऐसा क्यों करता है. तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है. पर्पस क्या हो सकता है, इनमें से देखते हैं. टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेसेस, टू मेक टीचर टेक्स टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन टीचिंग ट्रेड्स. ऑप्शन देख लेते हैं इसके. अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि टीचर ये जाने कि बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ रहा, वो इवैल्यूएशन का पर्पस होता है. टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड को चेंज करे ताकि बच्चों को बेहतर समझ आए, वो भी इवैल्यूएशन का मतलब होता है. और क्या करे, वो अपने फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन टीचर ट्रेड्स, अगर उसकी कोई पर्सनल ऐसी कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उसको इम्प्रूव करना भी होता है. लेकिन बच्चों की वीकनेस, बच्चों की जो कमजोरी हैं उनका पता लगाना इसके थोड़ा सा डाउटफुल है. देख लेते हैं इसका आंसर. यस, फर्स्ट पॉइंट, बच्चों की वीकनेस खोजना कभी टीचर का काम नहीं होता है इवैल्यूएशन में, तो ये आंसर इसका नहीं होगा. बाकी तीनों चीजें करेक्ट है इस कंसर्न में कि इवैल्यूएशन का ये पर्पस होता है. अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर. अब इनको अरेंज करें. देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी फॉर्म मैंने सारी अलग अलग ली हैं और इस सारे ही फॉर्म्स में आजकल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आप लोग एक बार देख लोगे तो आप यूज टू अकस्टम्ड हो जाओगे कि किस तरह का क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है. मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, मल्टीपल ऑप्शंस, या फिर अरेंज करने की फॉर्म में. तो देखो क्या है, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, इवैल्यूएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल. इनका ऑर्डर बताइए कि टीचिंग में क्या होता है. तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोसेस हो किसी भी चीज का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या पढ़ाना है या क्या डिलीवर करना है, उस ऑब्जेक्टिव को हम फॉर्म करते हैं सबसे पहले. तो देखिए ऑप्शन से आप एनालाइज कीजिए. डी ऑप्शन सिर्फ फोर्थ वाले में सबसे पहले है. ए ऑप्शन की बात करूं, क्या आप पहले प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस से रिलेट करेंगे, बिना ये सोचे, बिना ये बनाए प्लान कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, आप ये करोगे लेकिन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताने के बाद. यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आप अपने लर्नर्स को क्लास शुरू करने से पहले, टीचिंग के प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के मेरा आज की क्लास को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे कि आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि हम इवैल्यूएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्या मैंने आपसे पहले पूछना शुरू कर दिया कि बताइए मुझे इवैल्यूएशन के बारे में आप क्या जानते हैं. दिस कैन बी माई सेकेंड स्टेप, बट पहले मैं क्या बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इसी को ध्यान में रख के देखो, ये हो गया. उसके बाद अगर मैंने फर्स्ट नंबर पे इंस्ट्रक्शंस को लिया, सेकंड नंबर पे मैंने यूजर से पूछा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था टीचिंग में कि क्लास स्टार्ट करने का एक बेहतर तरीका है कि आप बच्चों से पूछिए कि इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या जानकारी है. नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, ये वाला पैटर्न हम फॉलो करते हैं ना टीचिंग में. जो जानते हैं उससे जाना, उससे अनजान की तरफ ले जाना, और नोन टू अननोन, है ना. तो उसका मतलब यही होता है प्रीवियस नॉलेज चेक करके फिर आगे का पढ़ाना. तो दिस कैन बी सेकेंड एज ऑफ नाउ. थर्ड देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. अब आप उसके सामने अपना
मटेरियल प्रेजेंट करेंगे। ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन आप पहले तो करेंगे नहीं, उसके बाद आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि क्या उसको समझ आया, और अगर फीडबैक्स के माध्यम से या स्कोर्स की मदद से ये पता चलता है कि कुछ कमियां रह गई हैं तो आप फिर उसको रीटीच करेंगे। सो इसका आंसर मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। यस, इसका आंसर फोर्थ है। आगे चलते हैं। Which of the following types of evaluation assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction? कितना भी बड़ा क्वेश्चन फ्रेम हो, बहुत ध्यान से पढ़िए और कैच वर्ड्स जो है उसके जानने की कोशिश कीजिए। इन्होंने पूछा है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को लगातार फीडबैक देने का काम कौन सा इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा अच्छे से करता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन का जो कैचवर्ड है वो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देने के दौरान। अब ऑप्शंस देखते हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेशन। समेशन क्लियरली एंड में फॉलो होता है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स फाइंडिंग के लिए होता है, प्लेसमेंट शुरू में उसकी नॉलेज सब्जेक्ट को पढ़ने लायक है या नहीं, उसके करंट एप्टीट्यूड, करंट स्किल्स को मेजर करने के लिए होता है, और फॉर्मेटिव इसका आंसर बचता है। देखो वही ऑप्शन है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अगर कोई इवैल्यूएशन करा जाता है तो उसका नाम है फॉर्मेटिव, और अगर इसकी जगह इसने दे रखा होता है इंटरनल असेसमेंट तो आपका आंसर क्या होता, इंटरनल असेसमेंट। इस तरह से नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। Which of the following is a scaled down teaching situation? नाम से लगेगा क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, दोबारा पढ़ते हैं। Which of the following is a scaled down teaching situation? कैचवर्ड क्या हो गया, scaled down teaching। अब टीचिंग के स्केल डाउन का मतलब क्या हुआ, टीचिंग के स्केल डाउन का मतलब हुआ या तो टीचर कम हो, या फिर पढ़ाने वाला जो क्लास है उसकी ड्यूरेशन कम हो, क्लास ड्यूरेशन कम हो, या जो हम कंटेंट आज पढ़ाने वाले हैं कंटेंट जो है वो लेस हो। तो इनमें से कुछ ना कुछ कम होगा टीचिंग को लेकर, वो कौन सा मेथड होगा। ऑप्शन देखते हैं, मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग और माइक्रो टीचिंग। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है करंट एकदम सीधा सीधा इवैल्यूएशन का नहीं है, बट जो हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं टॉपिक उससे रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है बेटा, पहले ही मतलब होता है कि एक सिंगल टॉपिक या सिंगल कोर्स की एक्सटेंसिव कवरेज बाय अ टीचर। एक टीचर एक टॉपिक को, जैसे अगर साइंस का टीचर है या फिजिक्स या बायोलॉजी का टीचर है तो वो उसके कंप्लीट टॉपिक को खत्म करवाएगा, अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी, अच्छा खासा टॉपिक होगा और टीचर उसको खत्म कराएगा। जो उसका क्या बोलते हैं स्कोप है वो बिल्कुल ब्रॉड होगा, इसको बोला जाता है मैक्रो टीचिंग। टीम टीचिंग मैंने आपको बताया था, दो टीचर्स का कॉन्सेप्ट होता है। कोऑपरेटिव टीचिंग कोई अलग से ऐसा वर्ड हमने नहीं सुना है। माइक्रो टीचिंग याद कीजिए, मैंने माइक्रो टीचिंग बताया था, टीचर्स के कंटेक्स्ट में ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसमें कि वर्चुअल क्लास में कम बच्चे 6 to 8 स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में, स्टाफ और फैसिलिटेटर्स की प्रेजेंस में टीचर क्या करती है, छोटे टॉपिक को डिलीवर करती है और बच्चों से फीडबैक लेने के बाद, अपनी कमियों पे काम करने के बाद रीटीच करती है। तो उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो। और टीचिंग का स्केल कहाँ डाउन हो रहा है, माइक्रो में। तो देख रहे हैं इस तरह से कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन जो होंगे वो घुमा के आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Nowadays the most effective mode of learning, another important question, आजकल सबसे ज्यादा इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग क्या है। इसका आंसर आप लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई को लेकर अगर सोचेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी, फेस टू फेस, ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। देखो सेल्फ स्टडी तो हमेशा से ही चलता आ रहा है, ये आपको पता है कि आज के टाइम का ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। फेस टू फेस लर्निंग का मतलब है जो टिपिकल हमारी क्लासरूम टीचिंग होती है, या जिसको आप बोलते हैं कन्वेंशनल टीचिंग होती है, या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग होती है। वो क्या होती है, टीचर और स्टूडेंट सामने सामने क्लास में, लेक्चर मेथड जो होता है, इन सबको ही हम फेस टू फेस लर्निंग कह सकते हैं। ई लर्निंग हो गई जो एकदम आपकी डिस्टेंस लर्निंग होती है, ऑनलाइन मोड पे आप बात कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, वैसे मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो। अभी के लिए समझ लेते हैं ब्लेंडेड का मतलब होता है, देखो ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स, किसी भी चीज का मिक्सचर। अब वो चीज क्या है लर्निंग के कंटेक्स्ट में, इसमें है ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन। नॉर्मल कन्वेंशनल के साथ कन्वेंशनल लर्निंग जो है
उसके साथ टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, यानी कि टीचर पढ़ा भी रहा है और घर पे असाइनमेंट जो है आपको ऑनलाइन भेज रहा है, तो उसने क्या किया, दो मेथड्स को कंबाइन किया और बन गई वो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग। और मैंने आपको बताया था कि इस ब्लेंडेड लर्निंग जिसमें कि टेक्नोलॉजी और नॉर्मल टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग का कॉम्बिनेशन होता है, उसी का एग्जाम्पल है फ्लिप्ड क्लासरूम। मैंने आपको बताया था फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग का ही एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इसके और भी मॉडल्स होते हैं, लैब रोटेशन हो गई, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, जिसमें क्या करें, कहीं ना कहीं नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो ऑफकोर्स ये एक नया मोड ऑफ लर्निंग है, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव आज के टाइम में जो है वो क्या है, ई लर्निंग। अगर ई लर्निंग का ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो ऑफकोर्स हमारा आंसर ब्लेंडेड लर्निंग होता, लेकिन ई लर्निंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, पूरी तरह से कंप्यूटर पे आज देख रहे हैं आप, आज के टाइम में कौन सी लर्निंग, सारे इंस्टीट्यूट, सारे कॉलेजेस, सारे जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, सब कुछ बंद है। पर क्या पढ़ाई रुक रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चे, ई लर्निंग का जो प्रोसेस है, ई लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, उससे बियॉन्ड एनी दिस थिंग बायसेस और बाउंड्रीज के, फिजिकल बाउंड्रीज के, हम जो कर रहे हैं पढ़ाई हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ई लर्निंग। By which of the following method the true evaluation of student is possible? Another important question, student का एक actual सही खरा evaluation जो है वो किस method से होता है? Option देखते हैं, evaluation at the end of the course, yes of course, end में जो summative test होते हैं वो एक तरह से evaluation करते हैं, आपका बात सही है। evaluation twice in year, अगर half yearly exams और final exams हो तो भी evaluation होता है बच्चों का, correct। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन अच्छी टर्म है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बिगिनिंग ऑफ द कोर्स या ड्यूरिंग द कोर्स जो इवैल्यूएशन होता है, बिल्कुल होता है। तो इससे पता लग रहा है कि इवैल्यूएशन तो सब में ही हो रहा है, लेकिन ट्रू इवैल्यूएशन कब हो रहा है, वही हमारी फेवरेट टर्म, व्हेन इट इज कंटिन्यूअस, व्हेन इट इज परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली, तब क्या होगा, लगातार जब आप इवैल्यूएट करेंगे तभी बच्चे की ट्रू परफॉर्मेंस पता चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि उसकी बैकग्राउंड नॉलेज इतनी अच्छी होती है कि शुरू के एग्जाम्स में उसने अच्छा कर लिया, लेकिन जैसे कोर्स ने प्रोग्रेस किया, टफ चीजें आनी शुरू हुई, तो उसका जो ग्रेड्स थे वो नीचे आ गए। तो इसलिए क्या किया, उसे हमने फिर से इवैल्यूएट किया 2 महीने बाद, अगले टेस्ट में हमें पता चला इसमें कमियां हैं, तो हमने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। फिर हमने अगले लेवल पे उसको टेस्ट किया, उसने इम्प्रूव कर लिया, और इस तरह से हमारी लर्निंग का प्रोग्रेस कोर्स खत्म होने तक क्या हुआ, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर चुका था जो एज अ टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर मैंने सोचे थे। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहीं आ जाता है तो आंख बंद करके आंसर वो होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड लास्टली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग का था, मैं इसमें सीधे मैच करूंगी आपके लिए। देखो सेट ए में उन्होंने बोला है इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं और सेट 2 में बताया है उनके बारे में, तो हमें इसको मैच करना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में मैंने आपको शायद स्लाइड में ना इंक्लूड किया हो, जितने भी तरह के क्विज होते हैं, जितने भी तरह के डिस्कशंस होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, ये आपके क्लास के सेशन के या कोर्स के 1 साल के दौरान होते हैं, तो वो होते हैं आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जरिया। इनके जरिए आप पता करते हैं कि बच्चे में प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, वर्ड देखिए आराम से, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स। अगर हम एकदम एंड में कुछ भी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स जो उसका आंसर होगा वो समेटिव होगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इधर के ऑप्शंस देख लेते हैं, और दूसरा उसने नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस का था। इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, मतलब एकेडमिक भी और को कॉग्निटिव उसके भी सब पार्ट्स, उनको इवैल्यूएट करना क्या होगा, क्या नॉर्म और क्राइटेरिया होगा, नहीं, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एंड नॉर्म रेफरेंस क्या होगा, टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, ये इसमें क्राइटेरिया नहीं है, गलत प्रिंट हो गया, इट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस का आंसर ऑफ कोर्स बचा वाला होगा और बिल्कुल सही भी है। मैंने आपको बताया था नॉर्म वर्ड आते ही समझ जाओ जब आपकी परफॉर्मेंस किसी ग्रुप के साथ मेजर की जा रही हो, बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी टेस्ट में उसने कैसा अपेयर किया, उसके कैसे मार्क्स आए, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक ग्रुप की परफॉर्मेंस, जितने लोग उस टेस्ट के लिए अपेयर हुए उनके साथ, तो वो हो जाता है नॉर्म। अगर यहाँ पे 5th पॉइंट क्राइटेरिया और रेफरेंस होता और यहाँ पे लिखा होता कि बच्चे की परफॉर्मेंस को टेस्टिंग एजेंसी ने या टीचर ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है, या कि मैं इन पैमानों पे, इन पैरामीटर्स पे बच्चों को टेस्ट करूंगा, और ऐसे किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चे को, ना कि उसका कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ होता, तो वो हो जाता क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन।
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इवैल्यूएशन के। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इवैल्यूएशन के रिवाइज हो जाएं, और अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आई एम श्योर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।